हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम आज फिर से करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 22 को लेके आए हैं। आपको पहले से मैं बता दूँ कि करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सब्जेक्ट। और अभी बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है, बिहार में दरोगा बहाली होने वाली है और बिहार में सिपाही की बहाली होने वाली है। इन सब में जैसे बिहार में शिक्षक की जो बहाली होने वाली है उसमें क्लास 1 to 5 के लिए करंट अफेयर्स और जीएस का ही पेपर रखा गया है और बाकी सब के लिए भी करंट अफेयर्स के साथ साथ उनके एक सब्जेक्ट का पेपर रखा जा रहा है। तो इसी तरह करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में हम आपको यहाँ पे सिर्फ सवाल और जवाब नहीं बताते, क्योंकि सवाल और जवाब तो किसी भी पीडीएफ में मिल जाएगा, कोई भी मैगजीन में मिल जाएगा। हम एक सवाल के साथ साथ उसके आगे पीछे होने वाले हर एक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के आज के प्रैक्टिस सेट 22 की। अरेबियन ट्रैवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित किया गया है अरब यात्रा बाजार, जिसको अरेबियन ट्रैवल मार्केट कहते हैं। इस इवेंट में भारत सरकार अतुल्य भारत की विभिन्न झलकियां प्रस्तुत कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत, मैं आपको एक और सवाल बता रहा हूँ, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन है? तो संजय सुधीर वहाँ पे भारत के राजदूत हैं और उन्होंने यहाँ पे भारत के पेविलियन का उद्घाटन किया है और ये 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें बहुत सारी होटल, विमान कंपनियाँ, पर्यटन संचालक, यात्री एजेंट, पर्यटन विभाग के लोग शामिल होंगे। भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और इजरायल ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के समझौता पर सिग्नेचर किया है। इसमें मुख्य रूप से विमान, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान, असैन्य, बुनियादी ढांचा, इंजीनियरिंग, पर्यावरण, खनन, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स और कृषि प्रौद्योगिकी जैसे देश शामिल हैं। क्षेत्र नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR कहते हैं, और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के बीच यह समझौता हुआ है। और इस अवसर पर भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, एक और सवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहाँ पे MOU पे साइन करके शिरकत की और उन्होंने कहा कि G20 भारत और इजरायल के बीच में सफल राजनयिक संबंध के 30 वर्ष पूरे होने के साथ साथ ये भी उत्सव मना रहा है। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार में जो पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए एक सवाल में संशोधन ये है कि बिहार में सिर्फ पिछड़ा वर्ग का संशोधन नहीं हो रहा है और ये एक टेक्निकली भी क्वेश्चन है। टेक्निकली मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली टेक्निकली नहीं, संवैधानिक टेक्निकलिटी है कि जो बिहार में जो जाति जनगणना हो रही थी, उस जाति जनगणना को, इससे पहले वो जाति जनगणना भारत में 1931 में, मतलब बिहार में 1931 में हुआ था जब भारत गुलाम था। उसके बाद से आज तक बिहार में जाति जनगणना नहीं हुई है। तो जातीय जनगणना जो एक शब्द है, जिस पे आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस दिन ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा इंटरिम स्टे लगाया गया। इंटरिम स्टे का मीन्स होता है कि इसके आगे इस पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है, आगे जो इस पे बहस होगा उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो सरकार और वर्सेस जिन्होंने केस किया है। लेकिन इसमें एक टेक्निकलिटी ये है कि ये जो अधिकार है गणना करने का, यह गणना करने का अधिकार यूनियन को है। यूनियन मतलब संघ को, और भारत एक संघ है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है। लेकिन उड़ीसा राज्य में जो पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का अधिकार उस राज्य को प्राप्त है। मतलब जो, क्योंकि उनकी वो शोषित वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उनकी गणना की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बिहार में जो टेक्निकलिटी में यही डिफॉल्ट आया कि यहाँ पे हर एक की जाति की गिनती हो रही थी, जिसके कारण ये केस फंसा है। अब आगे जो भी होगा हम लोग को उससे उतना मतलब नहीं है। हमारी पढ़ाई के लिए एक सवाल था और हम लोगों ने पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो भारत की चेस खिलाड़ी अवंतिका अग्रवाल ने 11वीं महिला के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता है। पिछले 2 महीने में उन्होंने 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला है और उन्होंने उसमें 61 पॉइंट्स हासिल किए।
फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर है 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। उसके बाद आते हैं लियोनल मेसी, ये भी फुटबॉलर हैं और ये 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम लोग नीति आयोग कहते हैं, कि 2016 से 2022 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जिसे कहते हैं के रूप में काम करने वाले सेवानिवृत्त अभी रिटायर्ड हो गए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी अमिताभ कांत ने यह पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा प्रकाशन ने किया है। याद रखिएगा कहीं सवाल ना आ जाए। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत में स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद कैसे भारत यूके जिसने उस पर भारत पर शासन किया उसको पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमिताभ कांत की अन्य पुस्तक कौन कौन है तो मैं 2-4 पुस्तकों का नाम ले लेता हूँ। ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, एडिटर ऑफ द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया। तो ये अब उनकी कुछ मुख्य बुक है। कई बुक से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, इसलिए एक बार याद कर लीजिए। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 28 साल के लूका ब्रेसेल जो एक बेल्जियम के प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है और ये 4 टाइम रैंक इवेंट विनर है। इन्होंने 2023 के वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 4 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन मार्क सेल्वी को हरा के खिताब जीता है। एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो एसीसी ये क्रिकेट का टूर्नामेंट था। एसीसी पुरुष प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है और इसका एक फ़ायदा क्या हुआ है कि एशिया कप जो होता है उसमें नेपाल क्वालिफाई कर लिया है। अभी जो एशिया कप होने वाला है, जिस भारत में भी होने वाला है, भारत में ही पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन अब उसके साथ दिक्कत क्या है कि भारत तो पाकिस्तान जाएगा नहीं, तो इसको किसी ऐसे जगह पे करने की बात कही जा रही है। भारत और पाकिस्तान का मैच जो जैसे वही होगा, दुबई में मैच होगा। भारत और पाकिस्तान का कभी भी कोई मैच होता है तो वो थर्ड पार्टी वाली जगह पे ही होता है। इस मैच में अभी जो ये मैं आपको एसीसी मेंस प्रीमियर कप की बात बता रहा हूँ, इसमें नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान थे रोहित पौडेल और जो नेपाल में एक स्टेडियम है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे उन्होंने फाइनल में यूएई संयुक्त अरब अमीरात को 7 विकेट से हरा के मैच जीत के एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई किया और एसीसी मेंस प्रीमियर कप भी जीता। किसने पेमेंट बैंक एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सहयोग के तहत अपने 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और इस तरह से 4 बैंक इससे पहले, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पहले 4 जो बैंक है वो एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ऑथेंटिकेशन में फेस का यूज़ करने वाले थे। अब ये सब उसमें 5वां एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया है। किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? पहली बार क्वांटास ने महिला सीईओ को चुना है और उनका नाम वेनेसा हडसन है। वो उनकी नेक्स्ट चीफ एडिटर होगी, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगी। किसने मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है और उन्होंने जो कुछ बात कही है और उनके साथ उस कार्यक्रम में विज्ञान भवन, जो में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? श्री अनुराग ठाकुर। और उसमें उन्होंने वही कहा कि 30 वर्ष के अंतराल के बाद भारत में एक दल को बहुमत मिला है जिससे कि संसद में राजनीतिक स्थिरता मिली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब नारी शक्ति के लिए उपयुक्त समय है। आज भारत की राष्ट्रपति अत्यंत प्रतिभाशाली आदिवासी महिला है। तो यही सब बात उन्होंने कहा। तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? पहले तो आपसे एक सवाल आ जाएगा कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो
स्क्वाड में है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय महासागर क्षेत्र के 4 लोकतांत्रिक देश, जिसका मैंने आपको नाम बताया, के बीच आपस में सहयोग के लिए यह इवेंट करवाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने की भी मांग हो रही है। 24 मई को ये कार्यक्रम होगा। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आपको मैं नाम बता रहा हूँ, नाम याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, मैं आपको 4 देश का प्रधानमंत्री का भी नाम बता दिया हूँ, शामिल होंगे। नेस्कॉम ने हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नेस्कॉम क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी आईटी कंपनी होती है उनका एक संगठन, राष्ट्रीय संगठन है नेस्कॉम। उसके अगले चेयरपर्सन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के जो इंडिया के हेड हैं अनंत माहेश्वरी, उन्हें चुना गया है। अनंत माहेश्वरी से पहले कृष्णन रामानुजम सर थे, जो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में के भी अध्यक्ष थे। तो वो उन्हें, और इस अगर आपसे पूछा जाए वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो कॉग्निजेंट जो कंपनी है उसके इंडिया के चेयरमैन राजेश नाम्बियार को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार, SIPRI सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यवस्था में व्यय में शीर्ष पर है? तो वैश्विक सैन्य खर्च में 2022 में 3.7% से बढ़कर 2240 मिलियन अरब तक नई उच्चतम सीमा पर पहुंच गया है। इसमें प्रमुख है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस, और चौथे नंबर पर है अपना देश भारत। किस अभिनेत्री को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? भारत की मशहूर संगीत गायिका जिसे कहते हैं लता मंगेशकर जी, उनके सम्मान में यह अवार्ड भारत की अभिनेत्री विद्या बालन को मिला है। कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया जाता है? पहले तो ये जीरो शैडो डे क्या है ये समझ लीजिए। किसी भी वस्तु के ठीक ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उस वस्तु की छाया बनती तो है परंतु दिखती नहीं। इसी घटना को जीरो शैडो डे कहते हैं। यह 2 बार होती है वर्ष में, और ये उन स्थानों पर होती है, ऐसा नहीं कि सभी जगह दिखाई पड़ेगा। ये उस स्थान पर होगा जहां पर कर्क और मकर रेखा के बीच वो स्थान है। इसमें चेन्नई, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, ये सब जगह पे ये संभावना जीरो शैडो डे की होती है। ऐसे तो ये घटना केवल 1 या 2 सेकेंड या इससे भी कम समय के लिए होती है, लेकिन इसका प्रभाव 1.5 से 2 मिनट तक रहता है। और आपको इसके पीछे का रीज़न भी पता चल गया कि छाया क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें सर पे पड़ेगी, लंबवत रहेगी, परछाई इधर उधर नहीं बन के हमारे पैरों के सीधा नीचे बनेगी। अब इसका रीज़न क्या है कि उत्तरायण जो होता है उसके दौरान दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिणायन में उत्तर से दक्षिण की ओर सूर्य की जो गति होती है, इस गति में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सूर्य के चारों ओर क्रांति के अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री के कोण पर ये झुकती है, जिसके कारण जीरो शैडो डे का अनुभव होता है। कहाँ पर 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल को ढूंढा है। यह ब्लू होल चेतुमल खाड़ी में पानी के नीचे करीब 900 फीट की गहराई पर और 1,47,000 स्क्वायर फुट इलाके में फैला हुआ है। अब आपसे कोई पूछ देगा भाई ब्लू होल क्या होता है? तो समुद्र के तलहटी में पाया जाने वाला बड़ा सा सिंक होल या खड़ी गुफा को ब्लू होल कहा जाता है। इसका अर्थ जो होता है कि ये इसमें 80 डिग्री का स्लोप बना हुआ होता है, और इस गुफा का जो मुंह होता है वो समुद्र तल से करीब 15 फीट नीचे होता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है, जो समुद्र का पानी इसमें प्रवेश कर जाता है, और ये धीरे 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 जब चट्टानें खत्म होती जाती है तो ब्लू होल बनता जाता है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ होगा? तो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज साल 2016 में दक्षिण चीन सागर में पाया गया था। इसका नाम था ड्रैगन होल, और इसकी गहराई 980 फीट से ज़्यादा थी। किस राज्य के मन्नामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तमिलनाडु।
मनमदुराई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो मनमदुराई शिवगंगा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित है। और इसकी मिट्टी के बर्तनों की एक खासियत होती है क्योंकि इसका तल जो होता है वो पूरी तरह से गोल होता है, लेकिन इसके गर्दन की परिधि को ऐसा बनाया जाता है कि ये ज़मीन पर सपाट बैठ सके। और इसको बनाने में मिट्टी और पानी का सही अनुपात में इस्तेमाल होता है। और इस बर्तन को बनाने के लिए नेदुनकुलम, नाथपुरक्की, सुंदर नादुप्पू और सेकलथूर जैसे जल के निकाय से मिट्टी प्राप्त की जाती है। अब आपसे कोई पूछ देगा भाई जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग क्या होता है? मुख्य रूप से कृषि संबंधी, प्राकृतिक संबंधी वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें अनूठे गुण हो, जिसकी ख्याति हो, जिसका भौगोलिक उद्भव हो, और इससे यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के अनुसार इसको टैग दिया जाता है और इसमें किसी की भौगोलिक पहचान होती है। भारत में ये टैग वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा दिया जाता है। और जिसको जीआई टैग मिल गया उसको पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है और इसका टैग 10 वर्षों तक होता है। अब इसका लाभ क्या है? यह भारत में भौगोलिक संकेत को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक समृद्धि में भी ये फायदा पहुंचाता है। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? माना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह माना एक गांव है, लेकिन माना के पास ही माना दर्रा है जिसको चिरबिटिया दर्रा के भी नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड के हिमालय पर्वत में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है और दुनिया में सबसे हाईएस्ट मोटर वाहन के सुलभ दर्रों में ये स्थित है। माना जो दर्रा है वो उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है और यहीं पे भारत का पहला गांव जिसे कहते हैं वो है, किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्राजीली अमेजोन की आदिवासी मुंडरुक महिला एलेसेंड्रा कोडप को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार जो होता है ये 6 महाद्वीप से जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं पर्यावरण के प्रति उनको दिया जाता है। 1989 में गोल्डमैन पुरस्कार नेताओं को दिया जाता था जो ये सब कार्य करते हैं। अब मैं आपको आ जाता हूँ एलेसेंड्रा कोरप के बारे में बताने। जो अमेजन है वहाँ की मुंडरुक समुदाय की ये सदस्य है एलेसेंड्रा कोरप। इन्होंने अपने गांव में सड़कों, खेतों और शहरों में घुसपैठ का सामना किया था और इनके जहाँ पे गांव है वहाँ पे तापजोस नदी के आसपास लोगों को खनन कार्य से बहुत खतरा था। वहाँ पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन करके उस खनन कार्य को रोका। शारजा स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन में से एक रहे सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, के नाम पर शारजा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। भारत और किस देश के तटरक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 11वीं उच्च स्तरीय बैठक 25 अप्रैल 2023 को 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में होगी। दक्षिण कोरिया की तरफ से उनके कमिश्नर जनरल किम जोंग वुक करेंगे, जबकि भारतीय टीम का जो हेड करेंगे वो भारतीय तटरक्षक बल के कार्यवाहक महानिदेशक ADG राकेश पाल करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये क्षमता निर्माण और आपसी हित को, अन्य मुद्दे सहित आपसी सहयोग को और बढ़ाना। SBI ने कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो भारतीय SBI ने, स्टेट बैंक ने एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस शाखा का उद्घाटन किया है, जहां पे SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा मौजूद थे। किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ साझेदारी में एक नई ग्राहक अनुकूल सेवा शुरू की है। और इसमें क्या होगा, TDS की कटौती से बचने के लिए जो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जो भरा रहता है उसके बारे में ही ये पूरी तरह से जानकारी रहेगी। और इसी कार्यक्रम के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
एक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक की है जो इसका कार्य करती है। हम आपके लिए इसी तरह लगातार करंट अफेयर्स के सवाल जवाब लेके आते रहेंगे। आपको करना क्या है कि आपको सीधा कान में हेडफोन लगा के बैठना है और एक पेज, कॉपी, पेन रखना है और सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं, सवाल जवाब के साथ मैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको उसको भी नोट करना है, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल, क्योंकि बनाने वाला सोचेगा अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया, क्योंकि बिहार पब्लिक पिछले हेडमास्टर के जो पेपर हुआ था उस पेपर को टफ ऐसे ही बनाया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन के लिए और टफ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आराम से पेपर सॉल्व होगा, तो टफ के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, हम आपके साथ के लिए लगातार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे।